So hello everyone, good evening to all of you and this is your educator कोमल गुप्ता। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, नीट 11 का पेपर डिस्कशन। नीट 11 जिसमें पूरा हाइड्रोकार्बन आया था। आई होप कि आपका पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से थी ऑलरेडी। तो चलते देख लेते हैं कि कौन से क्वेश्चन आपने क्या किया, एक विद डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले हमारे रेस्पेक्टेड सिंह सर का स्लोगन कि अब पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको, इसी स्लोगन के साथ हम आगे बढ़ते हुए स्टार्टिंग के क्वेश्चन करेंगे आप हमारे साथ, और नेक्स्ट जो लास्ट वाले क्वेश्चन होंगे वो आपको हमारे संजीव सर कराएंगे। तो आप उनके साथ ट्यून रहिएगा और सारे क्वेश्चन स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आप एक्सप्लेनेशन कैसा हो रहा है आप देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल फॉर्म अ हाइड्रोकार्बन ऑन रिएक्शन विद द ग्रिगनार्ड रिएजेंट। बेसिकली ये ग्रिगनार्ड रिएजेंट के बारे में कह रहा है कि ग्रिगनार्ड रिएजेंट इनमें से किसके साथ रिएक्शन करे कि वो एल्केन देगा एज अ प्रोडक्ट। तो बेटा ग्रिगनार्ड रिएजेंट के बारे में हम अगर बात करें तो RMgX यहाँ पर ग्रिगनार्ड रिएजेंट एज अ बेस काम करता है और अपना R- देता है। तो यहाँ से R- अपने को मिलता है अगर हम ग्रिगनार्ड रिएजेंट की बात करें। तो बेटा ग्रिगनार्ड रिएजेंट अगर एक बेस की तरह काम कर रहा है तो ये किसी भी ऐसे स्ट्रक्चर के साथ रिएक्ट कर सकता है जो उसको H+ दे सके, मतलब कि एसिडिक H उसके पास मिल जाए। और हमने पढ़ा है कि बेटा जी अगर हमारी हाइड्रोजन जुड़ी हुई है किसके साथ, ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, सल्फर के साथ, तो ये ईजिली रिप्लेसेबल होती है, मतलब कि एसिडिक बोल सकते हैं आप आराम से। ये जो स्पीसीज होंगी सिबल ये H+ दे देंगी। तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट अपना R- और दूसरी स्पीसीज का H+ लेके क्या बना देता है, एल्केन बना देता है। चलो चेक करते हैं बेटा। ये अल्कोहल में हमें पता है OH के बीच का बॉन्ड पोलर होता है और ये H+ को दे सकता है। CHO बेटा जी C∪OH, यहाँ पर ये H+ नहीं रिप्लेसेबल होता है, ठीक। यहाँ पर कीटोन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन नहीं देता है और ये तो हो गया हमारा CH3 COOCH3 हमारा ईस्टर ग्रुप हो गया, यहाँ से भी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन नहीं मिलता है। तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है जहाँ से रिप्लेसेबल हाइड्रोजन मिलता है, तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट एल्केन का फॉर्मेशन कर सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाएंगे और ये बेटा जी मॉडिफाइड NCERT से लिया गया है, NCERT का मॉडिफाइड क्वेश्चन बोल सकते हैं। मिथेन इज फॉर्म व्हेन, मिथेन को कब बना सकते हैं, सोडियम एसीटेट इज हीटेड विथ सोडा लाइम। बेटा जी ये क्या है, ये है डिकार्बोक्सिलेशन। हम इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिकार्बोक्सिलेशन। तो यस, डिकार्बोक्सिलेशन से हम मीथेन बना सकते हैं एंड इट इज लैब प्रिपरेशन मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। आयोडोमीथेन इज रिड्यूस, बेटा जी आयोडोमीथेन से भी क्या हम बना सकते हैं, अगर हमने लिए आयोडोमीथेन और हमने यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट लिए जिंक और डाइल्यूट एसिड्स लिए, तो हाँ ये रिडक्शन करके क्या बना सकता है, CH4+HI, यहाँ से भी मीथेन पॉसिबल है। एल्यूमिनियम कार्बाइड रिएक्ट्स विद वाटर, बेटा जी अगर हम एल्यूमिनियम कार्बाइड की हाइड्रोलिसिस कराएं, अगर हम एल्यूमिनियम कार्बाइड की हम हाइड्रोलिसिस कराएं तो भी हमें यहाँ से मीथेन मिलता है। और बेटा हमने पढ़ा है ना कुछ ऐसे, देखिए हाइड्रोलिसिस किसकी हाइड्रोलिसिस हम करा सकते हैं किसकी, बेरिलियम कार्बाइड की या एल्यूमिनियम कार्बाइड की, तो मुझे यहाँ से मिलती है मीथेन। अगर इसी जगह हम हाइड्रोलिसिस कराएं कैल्शियम कार्बाइड की, विच इज़ इन योर सिलेबस ऑल्सो, तो यहाँ पर मिलता है मुझे एसिटिलीन। और इसी जगह हम मैग्नीशियम का कार्बाइड ले लें तो मुझे मिल जाती है प्रोपाइन। तो ये आपने तीनों एक साथ पढ़नी है, स्पेसिफिक रिएक्शन है कि इनसे प्रोडक्ट यही बनेंगे। तो इसके लिए हम जाएंगे ऑल के साथ कि मीथेन हम हर 3 कंडीशन से बना सकते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ डिकार्बोक्सिलेशन की रिएक्शन, आप डिकार्बोक्सिलेशन की रिएक्शन देख सकते हैं यहाँ से कि डिकार्बोक्सिलेशन आपको दिया गया है NCERT पेज नंबर 301 पे, राइट। नेक्स्ट है, if N is the number of carbon atoms in the potassium salt of carboxylic acid, then the alkane formed on electrolysis of aqueous solution of this salt would have the carbon atom equals to। बेटा ये बात कर रहा है कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस की, है ना, कोलबेज की इलेक्ट्रोलिसिस की बात कर रहा है। और बेटा जी अगर हमने कोलबे के इलेक्ट्रोलिसिस में n नंबर ऑफ कार्बन लिया एसिड का, तो मुझे जो प्रोडक्ट मिलता है ना, वो जितने कार्बन लेंगे उससे एक कम करो और फिर उसका दोगुना करो, फ्री रेडिकल्स बनता। बेटा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है, तो CO2 लिबरेट करता है,
तो फ्री रेडिकल बचता है हमारा एल्काइन। तो जितने कार्बन का आपके पास एसिड उससे एक COO हटाओ, मतलब एक कार्बन कम करो, जितना बचा है उसका दोगुना करो। इसका मतलब हमने एक कार्बन कम किया, जितना बचा है उसका दोगुना, तो 2n-1 के बराबर हमारे पास क्या आ जाते हैं, प्रोडक्ट्स में कार्बन आते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है ये मैकेनिज्म कि हमने जितने कार्बन का एसिड दिया था, कितने कार्बन थे, 2, एक CO हटा दो आप, बचा कितना, एक का दोगुना करो, उतना ही कार्बन का मुझे एल्केन मिलेगा। कह रहा है 2-pentyne कैन बी कन्वर्टेड इनटू ट्रांस 2-pentyne बाय रिएक्शन विद। आपने पढ़ा है एल्काइन को एल्कीन में कन्वर्ट करने का प्रोसेस, 2 रिएजेंट हो सकते हैं आपके NCERT के अकॉर्डिंग, लिंडलार्स रिएजेंट और हम बिर्च रिडक्शन करा सकते हैं सोडियम इन लिक्विड अमोनिया से। तो आपको पता है कि जब हम लिंडलर्स रिएजेंट लेते हैं तो वो बनाता है सिस। अगर हमने 2-pentyne लिया है, 5 कार्बन है और सेकेंड कार्बन पर हमारा 2-pentyne, अगर हमने यहाँ पर लिंडलर्स रिएजेंट लिया तो मुझे मिलती है सिस टाइप की पेंटीन। और अगर यहीं पे हमने सोडियम इन लिक्विड अमोनिया लिया, इसको हम बिर्च रिडक्शन भी बोलते हैं बेटा, बिर्च रिडक्शन भी बोलते हैं, तो मुझे मिलती है यहाँ से ट्रांस एल्कीन। कार्बन के नंबर उतने ही होते हैं जितने हमारे पेरेंट एल्काइन में थे, तो 5 कार्बन की मुझे मिल जाएगी एल्कीन। इसी की बात की जा रही है कि ट्रांस वाला फॉर्म कैसे मिलेगा। तो ट्रांस वाला फॉर्म मिलेगा जब हम लेंगे सोडियम के साथ लिक्विड अमोनिया। और ये भी आपके NCERT में दिया गया है कि जब हम लिक्विड अमोनिया लेंगे तो ट्रांस टाइप की एल्कीन मिलेगी, अगर उस एल्कीन में ज्योमेट्रिकल के कंडीशन है तब। मान लो किसी एल्कीन में ज्योमेट्रिकल की कंडीशन ही नहीं है, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर सो ही नहीं कर सकता, तो सिर्फ हम लिखेंगे एल्कीन मिली, सिस ट्रांस की बात नहीं करेंगे। What is the correct decreasing order of their boiling points? Boiling point दिया गया है N-butane 4 नंबर का, मतलब 4 कार्बन, N-pentane 5 कार्बन की पेंटेन, 2-methyl butane, तो ब्यूटेन और 2-methyl मतलब फिर से 5 कार्बन है प्लस 1 ब्रांचिंग है, 2,2 डाईमिथाइल, 2 मिथाइल और प्रोपेन, मतलब टोटल फिर से 5 कार्बन है, 3, 2, 5 और 2 ब्रांचिंग है ना, ऐसे लिख लेंगे आप। तो हमें पता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वो डिपेंड करती है सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास पे, लेकिन अगर मॉलिक्यूलर मास बराबर है, जैसे 5, 5, 5 कार्बन है ना, तो फिर ये डिपेंड करती है ब्रांचिंग पे। कहते हैं ब्रांचिंग जितनी ज़्यादा करोगे हमारा बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम हो जाएगा, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ा रहे हो आप, सरफेस एरिया कम कर रहे हो आप ब्रांचिंग करके। तो देखो सबसे ज़्यादा तो ये सबसे कम तो 4 वाले का हो जाएगा, पहले फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे तो सबसे ज़्यादा कम 4 वाले का है, तो फर्स्ट वाला तो सबसे कम हो गया। अब बेटा जी इनमें ब्रांचिंग जिनमें सबसे कम उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, तो ब्रांचिंग सबसे कम किसमें है, नॉर्मल पेंटेन में, तो बी वाला आ गया सबसे पहले, फिर एक ब्रांचिंग के साथ सी वाला आ गया, फिर आ गया डी वाला और सबसे लीस्ट हो जाएगा ए वाला। तो बी सी डी ए हमारा आंसर है थर्ड वाला। ये देखो आर्टिकल लिखा है हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन में। जब आप फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हो तो यहाँ पर आपको प्रॉपर से, यहाँ तो डेटा दिया गया है बट आपको अगर ये 2 फॉर्मूले तैयार हैं तो आप बिना डेटा के भी क्वेश्चन कर सकते हैं, और आपको बिना डेटा के ही क्वेश्चन करना होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज़ द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। फिर से क्वेश्चन आया हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट का, तो एथीन है बेटा, एल्कीन दी गई है, एथीन है 2 कार्बन की एल्कीन, प्रोपीन है हमारी 3 कार्बन की एल्कीन, सिस 2 ब्यूटीन है हमारे पास, मतलब कि सिस फॉर्म है मेरे पास, सिस 2 ब्यूटीन है मेरे पास और ट्रांस 2 ब्यूटीन है मेरे पास। सबसे पहले तो मॉलिक्यूलर मास तो 2 ब्यूटीन का ही ज़्यादा, 4 कार्बन, बाकी इसमें 2 कार्बन, इसमें 3 कार्बन, इन दोनों में 4 कार्बन है, ये है ट्रांस वाली। अब अगर सिस और ट्रांस की बात की जाए तो अब ये बन गए हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर, और मुझे पता है कि बॉइलिंग पॉइंट सिस फॉर्म का ज़्यादा होता है ट्रांस से, तो हमारा आंसर जाएगा थर्ड वाला। अच्छा यहीं पे अगर मेल्टिंग पॉइंट पूछा होता तो मेल्टिंग पॉइंट के लिए उल्टा हो जाता बेटा, क्रिस्टल लैटिस बढ़िया होती है ट्रांस की, क्योंकि ट्रांस की सिमेट्री अच्छी है, लैटिस अच्छी बनाता है, तो सिस की। तो ये दोनों याद रखेंगे कि अगर मॉलिक्यूलर मास समान है, अगर आइसोमर्स हैं, तो सिस की ज़्यादा होती है ट्रांस से। यहाँ पर देखो लिखा भी है बॉइलिंग पॉइंट, सिस फॉर्म दिया गया है 277 एंड ट्रांस फॉर्म की दिया गया है 274, मतलब थोड़ा सा कम। Which among the following groups when attached to benzene ring will direct the incoming electrophile predominantly at the meta position। आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन से ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जो बेंजीन पे लगे हों
तो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पोजीशन पे लगाते हैं। मतलब हमसे पूछा जा रहा है आप छांटिए -M ग्रुप्स, राइट। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप -M आपको ढूंढना है। तो बेटा CH3 कैसा होता है, +H होता है, ठीक। OH कैसा होता है, +M होता है। CHO बेटा कैसा है, -M होता है। CCl4 रिवर्स हाइपर कंजुगेशन दिखाता है, इसको -M की तरह ट्रीट करते हैं। और COOH भी कैसा होता है, -M। तो मेटा डायरेक्टर कौन होंगे, जो -M होंगे, 3rd, 4th, 5th। तो आंसर जाएगा हमारा 4th वाला। ये आर्टिकल देखो यहाँ पर दिया गया है कि कौन से मेटा होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन से होते हैं, NO2, CN, CHO, COR, जितने कार्बोनिल ग्रुप है, मतलब जिनमें मल्टीपल बॉन्ड है कार्बन के साथ मल्टीपल बॉन्ड है, ये सल्फर के साथ ऑक्सीजन का मल्टीपल बॉन्ड है, तो वो कैसे कहलाएंगे, वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कहलाएंगे। When प्रोपाइलिन रिएक्ट विद, प्रोपाइलिन का स्ट्रक्चर देखिए बेटा जी, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ कई सारे बच्चों को दिक्कत हुई होगी, एल्काइन बनाया होगा, बट प्रोपाइलिन इज अ कॉमन नेम ऑफ प्रोपीन 2, है ना। तो प्रोपीन का नाम ही प्रोपाइलिन है। HBr के साथ रिएक्ट किया इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, पेरोक्साइड इज देयर, हमारे पास पेरोक्साइड है। तो बेटा जी आपसे पूछा जा रहा है क्या बनेगा, अगर पेरोक्साइड है तो ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करेगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की तरह जाएगा, और बेटा जी 1 डिग्री वाला मेरे पास एल्काइल हैलाइड बनेगा। तो CH3 CH2 CH2 एंड Br मेरे पास बनेगा N प्रोपाइल ब्रोमाइड। 3rd विल बी द आंसर, N प्रोपाइल ब्रोमाइड। और यहाँ पर एंटी मार्कोनिक को हम फॉलो करेंगे। देखिए बेटा जी, इसको हम खेरस इफेक्ट भी बोलते हैं, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में पेरोक्साइड भी इफेक्ट भी बोलते हैं, और एंटी मार्कोनिक से हम रिएक्शन करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एक कंबशन की रिएक्शन दी गई है, एक कंबशन की रिएक्शन दी गई है, लिखा है CH4 + O2 गिव्स CH फॉर्मल्डिहाइड और वाटर। बेटा जी ये कैटालिटिक कंबशन कहलाता है, और यहाँ पर पूछ रहा है ये A क्या होगा। तो देखो अगर CH4 में हमने ऑक्सीडेशन कराया होता इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर 523 केल्विन एंड 100 डिग्री एटमॉस्फेयर, तो हमारा बनता एक कार्बन का अल्कोहल मिथेनॉल। अगर हमने यहीं पे रिएजेंट चेंज कर दिया, हमने यहाँ पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ले लिया मॉलिबेडनियम का ऑक्साइड, राइट, मॉलिबेडनियम का ऑक्साइड हमने लिया एज अ कैटलिस्ट, तो हमें मिलता है एक ही कार्बन का एल्डिहाइड एंड वाटर। इसका मतलब है कि मेरे पास जो रिएजेंट है दैट इज मॉलिबेडनियम ऑक्साइड। 2nd विल बी द आंसर। और ये देखो आर्टिकल दिया भी गया है एकदम साफ साफ से, तीनों कैटालिटिक या कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन कहलाता है। मॉलिबेडनियम लेंगे तो हमें मिलेगा फॉर्मल्डिहाइड। नेक्स्ट हमारा एसिडेशन रीजन वाला क्वेश्चन है, कहता है डीकलराइजेशन ऑफ KMnO4। बेटा पिंक कलर होता है KMnO4 सोल्यूशन का, इज यूज टू टेस्ट एज अनसैचुरेशन। हाँ, किस तरह से, जो हमारा KMnO4 होता है सोल्यूशन, उसमें अगर हमने डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हमने डाला, KMnO4 सोल्यूशन लिया गया है, ठीक है, इसका मतलब इसको हम बेयर्स रिएजेंट भी बोल सकते हैं बेटा, ठीक है, बेयर्स रिएजेंट भी बोल सकते हैं। तो ये क्या करता है बेटा जी, ये OH यहाँ पर एक बॉन्ड तोड़ के लगाता है। याद रखें KMnO4 सोल्यूशन मतलब डाइल्यूट फॉर्म में लिया गया है, कोल्ड कंडीशन रही होंगी, तो यहाँ ग्लाइकोल बनते हैं, जो कि ये क्या करता है, ग्लाइकोल कलरलेस होते हैं। तो हम कहते हैं पिंक कलर अगर हट गया सोल्यूशन का, तो ये बात कंफर्म है कि वहाँ पर एक डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। एल्कीन्स ऑन रिएक्शन विद हॉट डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट प्रोड्यूस विसिनल ग्लाइकोल्स। बेटा जी ये यही रिएक्शन है, लेकिन यहाँ पर याद करो हमने कोल्ड कंडीशन की बात की थी, लेकिन यहाँ लिखा है हॉट। हॉट कंडीशन में ये तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, मतलब दोनों बॉन्ड तोड़ने की ताकत रखेगा। तो फर्स्ट असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज नॉट ट्रू। तो इफ असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, तो हम जाएंगे 50-50 के 3rd आंसर के लिए। देखिए यहाँ पर बेयर्स रिएजेंट लिखा भी है। तो बेयर्स रिएजेंट किसको बोलते हैं, जब हमारी कोल्ड कंडीशन होती है तब जाके हमें विसिनल ग्लाइकोल्स मिलते हैं। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, फिर से 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। स्टेटमेंट 1, द इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ एल्केन्स आर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन।
हाँ, वैसे तो एल्केन इनर्ट होते हैं, रिएक्शन नहीं देते, केमिकल रिएक्शन में इनर्ट होते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम इनके साथ कुछ ऐसी कंडीशन लें सनलाइट और टेम्परेचर की, तो ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। साथ ही क्योंकि ये फ्यूल होते हैं तो कम्बशन रिएक्शन देते हैं, कम्बशन मतलब ऑक्सीडेशन, और एरोमेटाइजेशन आइसोमेराइजेशन भी एल्केन्स में देखी जाती है। तो पहला तो एकदम ठीक है। स्टेटमेंट 2, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मतलब अरीन्स की बात कर रहा है बेटा, अरीन्स की बात कर रहा है। डिस्पाइट हैविंग अनसैचुरेशन, अनसैचुरेशन होती है मतलब डबल बॉन्ड होते हैं, अंडरगोन मेनली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हाँ, एल्कीन जैसे होते हैं बट फिर भी ये EAR नहीं देते हैं क्योंकि ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम का पार्ट हो जाता है और वहाँ पर फिर बॉन्ड नहीं टूटते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, H को हटा के आपको इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करा सकते हो। तो यस, दोनों ही हमारे जो स्टेटमेंट हैं वो करेक्ट हैं। तो फोर्थ ऑप्शन के साथ हम जाने वाले हैं। देखिए यहाँ पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पूरी दिखाई गई है। एसिटिलीन रिएक्ट विथ 42% H2SO4 कंटेनिंग 1% HgSO4 एज अ, हमने यहाँ पर इसको कैटलिस्ट लिया है, तो ये एसिटिलीन है बेटा। ये एसिटिलीन क्या करेगी, एसिडिक हाइड्रेशन की बात हो रही है यहाँ पर। जब हम H2SO4 के साथ Hg लेते हैं तो यहाँ पर होता है, इसको बोलते हैं एसिडिक हाइड्रेशन, वाटर मॉलिक्यूल जुड़ते हैं, एसिडिक हाइड्रेशन, राइट। और ये मार्कोनी का, वैसे तो ये सिमेट्रिकल है तो मार्कोनी की जरूरत ही नहीं, बट फिर भी ये मार्कोनी का एडिशन दिखाता है। तो देखो बेटा क्या बनेगा, एक बात याद रखें, एसिटिलीन एल्काइंस जो होते हैं वो इनसोल्युबल इन वाटर क्योंकि नॉन पोलर होते हैं, लेकिन फिर भी अगर हमने यहाँ पर मरकरी का +2 ऑक्सीडेशन वाला सॉल्ट लिया तो ये एक बॉन्ड तोड़ता है सिर्फ, और एक वाटर मॉलिक्यूल ही एड अप हो सकता है, दोनों बॉन्ड नहीं तोड़ सकते आप यहाँ पर वाटर के साथ। तो एक बॉन्ड अगर टूटा तो बेटा एक बॉन्ड टूटने से एक तरफ हमने लिख दिया OH और एक डबल बॉन्ड बचा और यहाँ पर आ गया CS2। अब यहाँ पर बेटा ये होता है इनॉल, इनॉल तुरंत ही क्या करता है, टाटोमेराइज करता है, टाटोमेरिज्म होती है और यहाँ पर ये बना लेता है CHO, ये CHO एंड ये आ गया हाइड्रोजन हमारा रीअरेंज होके इधर, यहाँ पर टाटोमेरिज्म दिखाता है। तो हमारा बन जाएगा एसिटाल्डिहाइड, सेकेंड विल बी द आंसर। ये देखो पूरा प्रोसेस दिया गया है, एसिटिलीन का ही दिया गया है बेटा, यहाँ पर देखो एसिटाल्डिहाइड या इथेनॉल फॉर्मेशन हो रही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे, प्रोपाइन एंड प्रोपीन कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय। बेटा जी यहाँ पर बेसिकली बात ये है कि एक में है ट्रिपल बॉन्ड और एक में है डबल बॉन्ड। कह रहा है कि इन दोनों को हम कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। पहला है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, बेटा दोनों ही EAR रिएक्शन देंगे, ऐड कर लेंगे, ठीक, मार्कोनी के हिसाब से ऐड कर लेंगे। Br2 इन CCl4, इसको हम ब्रोमीन वाटर टेस्ट भी कहते हैं, दोनों ही जो रेडिश ऑरेंज कलर होगा उसको डीकलराइज कर देंगे। डाइल्यूट KMnO4, दोनों ही अनसेचुरेटेड रखते हैं, मतलब ये दोनों का कॉन्सेप्ट एक थी, टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन में हम यूज करते हैं, तो दोनों में ही अनसेचुरेटेड बॉन्ड है, तो ये दोनों ही रिएक्ट कर पाएंगे। हमें तो एक ऐसा चाहिए ना जो एक रिएक्ट करे दूसरा ना करे। फोर्थ इज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, जिसको हम टॉलेंस रिएजेंट भी बोलते हैं, और टॉलेंस रिएजेंट सिर्फ उसी के साथ रिएक्ट करके व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा जिसके पास टर्मिनल एसिडिक हाइड्रोजन होगा। तो एसिडिक कौन होते हैं बेटा जी, एसिडिक सिर्फ एल्काइंस होते हैं, वो भी टर्मिनल, तो सिर्फ ये क्या करेगा, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा किसके साथ, AgNO3 के साथ। क्या बना लेगा, एसिटेनिलाइड बना लेगा, मतलब प्रोपाइनाइड बना लेगा, ट्रिपल बॉन्ड CAG, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट आ जाएगा, जबकि ये रिएक्शन नहीं करेगा। तो फोर्थ विल बी द रिएजेंट दैट डिटेक्ट बिटवीन द प्रोपाइन एंड प्रोपेन। यहाँ पर देखिए, which of the following compounds should undergo chlorination faster than the remaining 3? इन पेंटेन हम लिखते हैं बेटा आराम से, यहाँ पर CH3 CS2 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 CS3, एन पेंटेन हमने लिख दिया। नियोपेंटेन हमारा हो गया ये वाला स्ट्रक्चर जिसमें CH3 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 चारों तरफ से घिरा हुआ। आइसोपेंटेन CH3 CH3 H CH2 एंड CH3, 1 2 3 4 5। एन ब्यूटेन 4 कार्बन वाला हमारा नॉर्मल सा एल्केन।
कह रहा है कौन फास्टर करेगा, फास्टर रिप्लेसेबल। भाई हम बात कर रहे हैं क्लोरीनेशन की, ये डिपेंड करता है फ्री रेडिकल पर, और फ्री रेडिकल सबसे बढ़िया कहाँ पर बनेगा, कौन सा हाइड्रोजन रिप्लेस हो, जब 3 डिग्री हाइड्रोजन रिप्लेस हो तो 3 डिग्री फ्री रेडिकल बन जाएगा, 2 डिग्री रेडिकल देन 1 डिग्री। अब इनमें देखो मुझे एक टर्सरी हाइड्रोजन सिर्फ एक ही जगह दिख रहा है, वो है आइसो में। जितनी जल्दी ये हट जाएगा और उतनी जल्दी यहाँ पर हटके ये क्या बन जाएगा, फ्री रेडिकल बन जाएगा। तो सबसे ज़्यादा जल्दी तरीके से आइसोपेंटेन है जो रिएक्शन देगा टुवर्ड्स क्लोरीनेशन, फ्री रेडिकल में कन्वर्ट होने का। Which of the following reason cannot be used for the preparing an alkane from an ketone? एक कीटोन से कौन सा एल्केन नहीं बना सकते? तो बेटा पहला देखो जिंक Hg कॉन्सेंट्रेटेड HCl, कीटोन से बनाना याद रखना, इसको हम क्लीमेंसन रिडक्शन की रिएक्शन बोलते हैं। ये क्लीमेंसन रिएजेंट है जो कि क्या कर देता है, CO को, जो कि CO को CH2 में चेंज कर सकता है, मतलब कि एल्केन हमारा यहाँ पर बन जाएगा। तो पहला रीजन तो हम ले सकते हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, बेटा जी जब हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज करेंगे ना तो ये कीटोन्स को अल्कोहल में बदलते हैं, ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं। HS जोड़ दोगे ये क्या बन जाएंगे, ये अल्कोहल बना देंगे, तो ये नहीं कर सकते। ये देखिए हाइड्रोजीन और बेस, ये वोल्फ किस्नर रिडक्शन का रिएजेंट है बेटा जी, तो वोल्फ किस्नर अगर हम कराएं तो भी हमारा एल्केन बनाया जा सकता। सोडियम बोरोहाइड्रेट की रिएक्शन सेम वैसी जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की, तो ये भी क्या कर सकते हैं, कीटोन और एल्डिहाइड से अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स को, एल्डिहाइड और कीटोन्स को। तो सिर्फ मेरे पास है A और C, A और C। हमसे पूछ रहा है ना कि कौन सा नहीं कर सकते, ओके नहीं कर सकते तो कौन सा B और D, थर्ड हम चले जाएंगे आंसर के साथ। 61 में हमसे पूछा गया है कि हमने A लिया है और उसको हमने रेड हॉट आयरन ट्यूब में 873 केल्विन पे रिएक्ट करवाया और मुझे मिला मेसेटिलीन, आइडेंटिफाई A। तो बेटा ये है रिएजेंट साइक्लिक पॉलीमराइजेशन का। अब मेसेटिलीन बन रहा है, मेसेटिलीन का मतलब 1,3,5 ट्राई मिथाइल बेंजीन। टोटल कार्बन कितने हैं, 6, 3, 9 कार्बन। 9 कार्बन का मतलब हो गया कि हमने लिया होगा 3 मोल ऑफ 3 कार्बन वाली एल्काइन। तो आप याद भी रख सकते हो कि अगर हमने प्रोपाइन लिया है उसके 3 मोल, तो ये साइक्लिक एरोमेटाइज होके क्या बना देगा, हमारा मेसेटिलीन। यहाँ पर देखो करेक्शन है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है बीच में एक, है ना, ये ट्रिपल बॉन्ड है CH3C ट्रिपल बॉन्ड। ये देखिए साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, यहाँ एसिटिलीन का दिया गया, तो जब 2 हमारे पास थे उनके 3 मोल लिया तो 6 की बेंजीन बनी, और 9 चाहिए होंगे, 3 मोल तो लेना ही है, तो कितने से मल्टीप्लाई कर दें हम कि 9 हो जाए 3 कार्बन वाला हमें एल्काइन। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 62, विच सेट ऑफ द प्रोडक्ट इज एक्सपेक्टेड ऑन रिडक्टिव ओजोनोलिसिस ऑफ द फॉलोइंग ओलिफिन। डाई ओलिफिन मैंने यहाँ बना रखा है ना। इस एल्कीन का पूछ रहा है कि अगर हमने रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराया तो क्या मिलेगा। चलो करा के देखते हैं बेटा। यहाँ पर देखो एक ये ओलिफिन बॉन्ड है तो यहाँ थोड़ा तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन आया, और एक ये बॉन्ड है तो दोनों तरफ ऑक्सीजन है, बस लिखना रह गया। एक टुकड़ा मिल रहा है आपको CH3CHO, दूसरा मिल रहा है CH3COCHO, मतलब कि मिथाइल ग्लाइऑक्सल मिल रहा है आपको, और एक मिल रहा है 1 कार्बन का एल्डिहाइड HCHO। तो ये 3 टुकड़े आपको मिलने वाले हैं। तो देखो कहाँ पर है, CH3CHO, CH3CHO 2 जगह दिया गया, 3 जगह दिया गया। दूसरा वाला देखते हैं CH3COCHO, CH3COCHO, तो थर्ड विल बी द आंसर, तीसरे वाले में दिया गया है, राइट। ओजोनोलिसिस का कॉन्सेप्ट दिया गया पेज नंबर 313 में NCERT के। When propene is treated with HBr in the dark कंडीशन ली गई है, ध्यान देना। तो प्रोपीन CH3CH डबल बॉन्ड CH2 को हमने HBr और डार्क कंडीशन ली गई है, मतलब कि पेरोक्साइड नहीं है, EAR रिएक्शन करवा रहा है बेटा ये। तो EAR मार्कोनिकॉफ के हिसाब से हम ऐड कराते हैं, करा दो बेटा। मार्कोनिक कहते हैं कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द रीजन कहाँ जुड़ता है, अगर रीअरेंजमेंट नहीं है तो हम कार्बोकेटाइन को कहाँ रखते हैं, जहाँ पर कम हाइड्रोजन हो। इसका मतलब है CH3 CH, यहाँ पर नेगेटिव पार्ट आ जाएगा, एंड CH3, तो 2 ब्रोमोप्रोपेन हमारा आएगा सेकेंड ऑप्शन। ये देखिए दिया भी गया है यहाँ पर 2 ब्रोमोप्रोपेन, ये आएगा हमारा मेजर और ये हमारा बनेगा माइनर। तो मेजर है पहला वाला बेटा, पूछा ही जा रहा है। Which of the following acidity order is correct?
एक एल्काइन दी गई है, वो भी 1 लिख दिया गया जिससे टर्मिनल लगे, एल्कीन और एल्केन। बेटा जी यहाँ पर हमने लिखा CH3 एक एल्केन लिख ली, हमने 2 कार्बन ले लिए और एक 1 एल्काइन लिखना है, मतलब कि चलो एसिटिलीन ले लिया, ये हमने प्रोपाइन जिसमें टर्मिनल पे हो। तो अब यहाँ पर बेटा एसिडिटी यहाँ पर देखेंगे हम इसके हाइब्रिडाइजेशन से, परसेंटेज एस करेक्टर से, तो हाइब्रिडाइजेशन आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब परसेंटेज एस करेक्टर की बात करें तो परसेंटेज एस करेक्टर यहाँ 25% है, यहाँ पर 33.33% है और यहाँ पर 50% है। इससे क्या लेना देना? इससे लेना देना है बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ का, क्योंकि हम जानते हैं कि परसेंटेज एस करेक्टर जितना ज़्यादा उतना ही ज़्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और उतनी ही ज़्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ। तो एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा? जिसमें परसेंटेज एस करेक्टर ज़्यादा। तो देखिए एस करेक्टर किसका ज़्यादा? सबसे ज़्यादा sp का, फिर sp2 का, फिर sp3 का। तो 1 एल्काइन सबसे ज़्यादा, देन एल्कीन, देन एल्केन। पहला ही ऑप्शन हमें मिलता हुआ। ये देखिए दिया भी गया बेटा जी, है ना, दिया भी गया है, ये पूरा आर्टिकल दिया गया है NCERT 316 में। तो नेक्स्ट चलते हैं 65 1,3 पेंटाडाइन बना भी लेते हैं। 1 2 3 4 5 1 पे है और 1 2 3 पे है। कह रहा है कि इज मोर स्टेबल दैन कंपेयर टू 1 2 3 4 5 1 4। कह रहा है ये वाला ज़्यादा स्टेबल है। क्यों ऐसा है? तो बेटा हमें दिख रहा है यहाँ पर कि ये जो ओलिफिन बॉन्ड्स हैं, जो डबल बॉन्ड्स हैं, वो कॉन्जुगेटेड हैं। रेजोनेंस में जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो एक जगह रुक नहीं रहे हैं, वो फर्दर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट ले रहे हैं और इसी वजह से ये स्टेबिलिटी को भी बढ़ा रहे हैं। तो लिखा है इट इज़ कॉन्जुगेटेड डाइंस, बिल्कुल ठीक बात है। इट हैज़ मोर डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट का यहाँ स्टेबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है। मोर आर फंक्शनल एंड पोजीशन आइसोमर, नहीं, इसका भी लेना देना स्टेबिलिटी से नहीं है। तो स्टेबिलिटी से जो लेना देना है वो सिर्फ एक ही पॉइंट का है, दैट दे आर कॉन्जुगेटेड। विच ऑफ दीज विल नॉट रिएक्ट विद एसिटिलीन? एसिटिलीन फिर से आया, आपने अभी अभी देखा था कि एसिटिलीन कैसा होता है, एसिडिक होता है। अगर एसिटिलीन एसिडिक है इसका मतलब ये किसी मेटेलिक बेस के साथ, मेटेलिक बेस के साथ आराम से रिएक्ट कर सकता है। देखते हैं, कह रहा है कि नॉट रिएक्ट। तो बेटा जी यहाँ पर मेटेलिक HCl के साथ रिएक्ट कर सकता है, Na के साथ रिएक्ट कर सकता है, अमोनिकल AgO3 जिसको हम टॉलेंस रिएजेंट कहते हैं, ये भी बेटा जी रिप्लेस कर देगा। लेकिन ये NaOH, क्योंकि एसिटिलीन की एसिडिटी वाटर से कम है बेटा, ये NaOH से रिएक्ट नहीं करेगा। इसका मतलब पूछा जा रहा है कैन नॉट, तो हमारे पास हमारा फर्स्ट आंसर है जिसमें रिएक्ट नहीं करने वाला है। यहाँ पर ये देख सकते हैं कुछ रिएक्शन दी गई हैं मेटेलिक बेस के साथ। विथ सोडियम सॉल्ट विल हीटेड सोडा लाइम टू ऑब्टेन प्रोपेन। ओके, प्रोपेन बनाना है तो सोडा लाइम मतलब डीकार्बोक्सिलेशन की बात कर रहा है, और आपको पता है डीकार्बोक्सिलेशन से एनायंस मिलते हैं, कार्बन एनायंस मिलते हैं। तो यहाँ देखते हैं, ये हटा दो, ये कार्बन आयन बेटा, तो क्या बनेगा हमारे पास? प्रोपेन नहीं, यहाँ से इथेन बनेगा। ये हटा दें तो यहाँ पर बन जाएगा बेटा 3 कार्बन का प्रोपेन। ये नहीं, COO में COO हटा दें तो भी यहाँ पर देखो बन जाएगा CH3 का ट्वाइस है, इसका मतलब ये ऐसे लिखा हुआ है ना, तो भी हमारा ये 3 कार्बन का H आ जाएगा इधर बेटा जी, 3 कार्बन का प्रोपेन बन जाएगा। तो हमारे पास इन दोनों से ही प्रोपेन बन जाएगा। तो आंसर दिया है सेकंड एंड थर्ड। डिकार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस दे रखा है आपको। द एडिशन ऑफ HCl इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। अब यहाँ पर देखो, डज नॉट फॉलो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। कहते हैं कि ये मुझे कॉम्बिनेशन चाहिए ना, HB और पेरोक्साइड का ही कॉम्बिनेशन वैलिड है। अगर आपने एंटी मार्कोनिक में पेरोक्साइड इफेक्ट में अगर HBr ना लेके HI ले लिया या HCl ले लिया तो भी एंटी मार्कोनिक नहीं लगेगा, वहाँ फ्री रेडिकल्स फिर नहीं जनरेट होने वाले हैं, फिर वो रिएक्शन मार्कोनिकॉफ की तरह से होगी, आयोनिक मैकेनिज्म की तरह ही होगी। तो कहते हैं ऐसा क्यों है? तो बेटा जी हमें पता है कि HCl क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, बहुत ज़्यादा है। तो HCl बॉन्ड स्ट्रेंथ इज टू स्ट्रॉन्ग टू बी ब्रोकन होमोलिटिकली। तो जो हमने पेरोक्साइड लिया होता है ना, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड, तो वो इतना सक्षम नहीं है कि वो HCl के बीच का बॉन्ड ब्रेक करके क्लोरीन रेडिकल बना पाए, इसलिए हम इसको नहीं लेते हैं। और आपको बताना है HI का तो बॉन्ड एनर्जी बहुत कम है, HCl की ज़्यादा, साइज बड़ा, बॉन्ड एनर्जी कम, तो फिर HI क्यों नहीं ले रहे हैं? आपका आंसर आता है कि मैम I रेडिकल खुद से जुड़ जाते हैं इसलिए।
तो बेटा मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे कि ये खुद से क्यों जुड़ रहे हैं। ब्रोमीन रेडिकल तो नहीं जुड़ रहा है खुद से, तो आयोडीन रेडिकल खुद से क्यों जुड़ा जा रहा है और I2 का फॉर्मेशन कर रहा है इंस्टेड ऑफ अटैकिंग ऑन एल्कीन, राइट। तो यहाँ पर फर्स्ट विल बी द आंसर। आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया भी गया है ये पेरोक्साइड इफेक्ट का, और रीज़न भी दिया गया है NCERT में कि क्यों ऐसा है। तो बेटा 68 तक के क्वेश्चन आपने किए मेरे साथ, आगे के क्वेश्चन आपको डिस्कस करेंगे संजीव सर। थैंक यू। चलिए बेटा, अभी तक आपने कोमल मैम के साथ क्वेश्चन नंबर 46 से क्वेश्चन नंबर 68 तक डिस्कस किया। अब मैं यानी संजीव भाटिया आगे के क्वेश्चन आपको डिस्कस करूंगा। तो बच्चों इस तरह से हम लोग सबसे पहले आ गए क्वेश्चन नंबर 69 पर। द ओजोनोलिसिस ऑफ एन ओलिफिन गिव्स प्रोपेनोन ओनली द ओलिफिन इज, यानी कि वो हमसे ये कह रहा है कि एक एल्कीन है और इस एल्कीन की जब हम लोग ओजोनोलिसिस करते हैं तो ओजोनोलिसिस करने पर हमको केवल और केवल एसीटोन मिलता है, यानी कि प्रोपेनोन मिलता है। और प्रोपेनोन मिलता है तो अभी हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि प्रोपीन, ब्यूटवानीन, ये सब हमारे ऐसे एल्कीन है जिनमें एक पाई बॉन्ड है। तो अगर एक पाई बॉन्ड है तो दो हमारे कार्बोनिल कंपाउंड्स मिलेंगे रिडक्टिव ओजोनोलिसिस से। तो अगर हमें प्रोपेनोन मिल रहा है तो प्रोपेनोन ये है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और इसी के बगल में ऐसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन को आमने सामने, आप ये ट्रिक जानते हैं, रख लेते हैं। और रखने के बाद अब अगर हम लोग चाहते हैं कि हमें पता चल जाए कि कौन सी एल्कीन है, तो उस एल्कीन को पता लगाने के लिए हम लोग बच्चा यहाँ पे क्या करेंगे, एल्कीन को पता लगाना है हमें। तो देखिए कौन सी एल्कीन है, ये कैसे पता लगाएंगे। हम लोग इसको पहला काम करते हैं कि यहाँ से ऑक्सीजन ऑक्सीजन को रिलीज करा लेते हैं, और ऑक्सीजन ऑक्सीजन को रिलीज कराने पे जो एल्कीन मुझे मिलेगी वो ये मिल जाएगी CH3 C CH3, जैसे का जैसे था ये स्ट्रक्चर वैसे का वैसे बना लिया, और जहां से O2 रिमूव किया उसको डबल बॉन्ड से ऐड कर देंगे, उन दोनों कार्बन को डबल बॉन्ड से ऐड कर देंगे CH3 और CH3। अब बस यही वाली एल्कीन, ये एल्कीन ये है। तो हम लोग पीछे की तरफ चले गए रिएक्शन में। अब इस रिएक्शन, अब इसका हमको नेम पता करना है तो नेमिंग कर लेते हैं। तो नेमिंग जब करने गए तो 1 2 3 4, यहाँ पे सेकेंड नंबर पे एक मेथाइल की साइड चेन है, थर्ड नंबर पे एक मेथाइल की साइड चेन है। तो जो नेम आ जाएगा वो आ जाएगा 2,3 डाई मेथाइल। अब आप पहले तो चेक कर लीजिए किस नेम में 2,3 डाई मेथाइल है, फोर्थ वाले में, और साथ में 4 कार्बन की चेन है तो ब्यूट, और ब्यूट के साथ सेकेंड नंबर पे ईन है तो ब्यूट 2 ईन। तो बच्चों इस तरीके से इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का, वो ऑप्शन नंबर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 70 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है, मुझे एक कन्वर्जन दिया गया है, आइडेंटिफाई द सेट ऑफ रीजेंट ऑब्लिक रिएक्शन कंडीशन X एंड Y इन द फॉलोइंग सेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब भाई मुझे पता करना X और Y क्या है। तो देखिए यहाँ पर X डाइल्यूट एक्वस NaOH है। अगर डाइल्यूट एक्वस NaOH लेते तो एक्वस NaOH में ये मिल जाता है एल्कोहल 1 2 3 एंड OH, एल्कोहल मिल जाता। और उसके बाद HBr से अगर रिएक्शन करते तो Y के फॉर्म में हमको, Y अगर HBr होता हमारा तो हमको मिल जाता 1 2 3 और Br, ये मिलता। लेकिन यहाँ पर तो हमारे को जो ब्रोमो वो सेकंड पोजीशन पे मिला हुआ है, और इस तरीके से हमारा ये तो ऑप्शन सही नहीं हो सकता फर्स्ट वाला। अब सेकंड वाला अगर देखें कंसंट्रेट एल्कोहलिक NaOH, तो एल्कोहलिक NaOH के साथ हमको यहाँ पे मिल जाएगा एल्कीन, एल्कीन इस वाले केस में। तो ये अगर X हम लोग ये मान लेते हैं कंसंट्रेट एल्कोहलिक NaOH, तो जो एल्कोहलिक KOH या NaOH होता है, एल्कोहलिक KOH या NaOH होता है वो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करता है, और जो एक्वस NaOH या KOH होता है वो सब्स्टिट्यूशन करता है। तो अगर एक्वस NaOH और KOH है
अगर एल्किल हैलाइड के साथ उसकी रिएक्शन कर रहे हैं तो हमें मिल जाएगा एल्कोहल। लेकिन अगर हमारा एल्कोहलिक क्यूएच और एनओएच जो स्ट्रॉन्ग बेस है तो डीहाइड्रोहैलोजिनेशन होगा और हमें मिलेगा एल्कीन। तो एल्कीन मिल गया। अब सेकंड नंबर पे HBr एस्टिक एसिड फिर आ गया। तो जब HBr एस्टिक एसिड से रिएक्शन करेंगे तो यहाँ मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा और मार्कोनिकॉफ रूल लग के हमारा यही वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। इसका सेंस है कि सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो गया। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा वो सेकंड होगा। थर्ड में फिर से डाइल्यूट एक्वस NaOH आ गया। तो डाइल्यूट एक्वस NaOH आ गया, फिर अल्कोहल बन जाएगा और फिर Br2 के साथ कोई सेंस नहीं रिएक्शन का। तो Br2 के साथ तो कोई सेंस नहीं है यहाँ पे रिएक्शन का। सो मेरा सेकंड ऑप्शन सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये देखिए, ये एक हाइड्रेशन प्रोसेस का क्वेश्चन है, आपने पढ़ा होगा। अगर हम लोग एल्कीन से एल्कोहल बनाना चाहते हैं तो हाइड्रेशन के थ्रू बनाते हैं, यानी कि रिएक्शन ऑफ वाटर। और इसमें तीन पॉसिबिलिटीज होती हैं। या तो आप एसिडिक हाइड्रेशन करा दीजिए, यानी एसिडिक मीडियम में आप मिला दीजिए वाटर। तो एसिडिक मीडियम में वाटर मिलाओगे तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट होगा। और अगर उसमें रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी होगी तो वो रीअरेंज भी करेगा, यानी 1 to हाइड्राइड शिफ्ट और 1 to मिथाइल शिफ्ट, ये भी पॉसिबिलिटी है। अगर आप कराते हो एसिडिक हाइड्रेशन यानी कि H2SO4 और वाटर की रिएक्शन या एसिड की प्रेजेंस में वाटर की रिएक्शन। एक होता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इसकी खास बात होती है कि B2H6 से फर्स्ट स्टेप में रिएक्ट कराते हैं, सेकंड स्टेप में अल्कलाइन मीडियम में H2O2 से रिएक्ट कराते हैं और इसमें एंटी मार्कोनिकॉफ मेन प्रोडक्ट होता है। एक होता है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, इससे भी अल्कोहल ही मिलेगा, लेकिन जो अल्कोहल इससे मिलेगा वो होगा मार्कोनिकॉफ, बट रीअरेंजमेंट नहीं होगा। तो चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं यहाँ क्या क्या प्रोडक्ट है। तो अब इसमें आप देखिए यहाँ पर ये A है और ये देखो ये यहाँ पर CH एक H है और यहाँ पर 2 H है। तो मुझे जो है अगर एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन करूंगा तो 2H यानी कि कॉर्नर पे OH आके लगेगा। इसमें कॉर्नर पे OH लगा हुआ है, इसका मीन्स है कि ये A हमारा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है। और इसमें देखिए क्या हो रहा है कि ये यहाँ पर आपका इस तरीके से ब्रेक हुआ होगा, इस पे प्लस आया होगा और ये OH हमारा यहाँ पे आके जुड़ गया। हालांकि ये यहाँ वाला अगर H यहाँ शिफ्ट हो जाए तो ये 2 डिग्री कार्बोकटायन 3 डिग्री में और मोर स्टेबलाइज हो सकता है, रीअरेंजमेंट हो सकता था। तो रीअरेंजमेंट अगर हो गया तो OH यहाँ इस कार्बन पे जाएगा, रिंग के कार्बन पे, और अगर रीअरेंजमेंट नहीं हुआ तो रिंग के बगल वाले कार्बन पे जाएगा। यहाँ रीअरेंजमेंट हुआ नहीं तो इस प्रोसेस को हम लोग ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन बोलेंगे, यानी OMDM, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। और यहाँ पर ये जो है सिंपल हाइड्रेशन होगा, एसिडिक हाइड्रेशन, ये बच्चा एसिडिक हाइड्रेशन होगा। अब हम लोग नीचे देख लेते हैं या सिंपल हाइड्रेशन होगा। तो देखिए हमको ABC को पहचानना है। तो A में हाइड्रोबोरेशन, फिर ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन हाइड्रेशन, जो मुझे सेकंड ऑप्शन में दिख रहा। तो ये इसलिए इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन इन एलिफेटिक सब्स्टिट्यूशन, ये तो सिंपल है, फ्लोरीन की सबसे ज्यादा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, यानी कि थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। एकदम थियोरेटिकल क्वेश्चन था। फ्लोरीन की एक्टिविटी, वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसकी एक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। देखिए NCERT का ये कट पेस्ट करके लगाया है और यहाँ पर लिखा हुआ रेट ऑफ रिएक्शन एल्केन्स विद हेलोजन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, फ्लोरीन की सबसे ज्यादा आयोडीन की सबसे कम। फिर मुझे मैच द फॉलोइंग करना है, एसिडिक हाइड्रोजन का मैच मिलाइए। तो एसिडिक हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन में टर्मिनल एल्काइंस के पास होता है। तो टर्मिनल एल्काइन हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है एथाइन। एथाइन ये विस डाइहैलाइड यहाँ पर होना चाहिए था, यहाँ आ गया। तो ये एथाइन, तो A के साथ हम लोग को 4 लेना है, A के साथ 4 ले लिया। और फिर मुझे यहाँ पर फिनॉल और जिंक मिलाते हैं तो बेंजीन मिल जाता है। ये बहुत फेमस रिएक्शन है। थर्ड आ गया। बेंजीन क्या होता है? नॉन पोलर होता है, फर्स्ट आ गया।
डी हैलोजिनेशन ऑफ विस डाइहैलाइड मुझे क्या देगा, तो डी हैलोजिनेशन ऑफ विस डाइहैलाइड बाय द हेल्प ऑफ जिंक इथीन देगा। तो ये सेकेंड हो गया। इस तरीके से मैच करो भाई, ए का फोर एक ही जगह, अगर पूरा ना भी मैच करते तब भी आंसर आ जाता, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट, डी का सेकेंड। तो सही आंसर क्या होगा, सेकेंड इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। which one of the following compound will react with methyl magnesium iodide? कौन मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड यानी ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट से रिएक्ट करेगा? तो ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट के साथ वही रिएक्ट करता है जिसके पास, अगर एल्कीन बनाना है, जिसके पास एसिडिक एच होता है। और एसिडिक एच हम लोग ये मानते हैं कि सी ट्रिपल बॉन्ड सी के साथ जुड़ा हुआ एच हो, या ओ से जुड़ा हुआ एच हो, या एन से जुड़ा हुआ, या एस से जुड़ा हुआ एच जो होता है वो हमारा एसिडिक एच होता है। और जब ये ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट के साथ, जैसे कि यहाँ पर CH3MgI के साथ रिएक्ट करेगा, तो अभी ऐसी स्थिति में ये मुझे यहाँ पर H निकल जाएगा CH3 के साथ, CH3 के साथ H निकल जाएगा और मुझे मीथेन मिल जाएगा, मीथेन मिल जाएगा, ये रिएक्शन हो जाएगी। अब क्वेश्चन ये है कि सी ट्रिपल बॉन्ड सी के साथ एच देखो यहाँ जुड़ा हुआ है, तो इसलिए फोर्थ ऑप्शन मेरा यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि ये टर्मिनल एल्काइन है। लेकिन ये नॉन टर्मिनल एल्काइन है, इसमें होगा नहीं, एल्कीन का एच एसिडिक होता नहीं है, और इस तरीके से जो पेंटेन है उसमें भी एच एसिडिक नहीं है, इसलिए ये फोर्थ ऑप्शन सही होगा। दो स्टेटमेंट दिए, एरोमेटिसिटी द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग एरोमेटिक इज possessed बाय कंपाउंड, aromaticity the property of being aromatic is possessed by compound having specific electronic structure characterized by हकेल 4n+2 इलेक्ट्रॉन रूल। तो ये बात सभी लोग जानते हैं कि अगर कोई भी सब्सटेंस, कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक है तो पहले हमें देखना चाहिए कि रिंग का ईच एटम sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए और प्लानर स्ट्रक्चर होना चाहिए। इसके अलावा उसमें पाई बॉन्ड का कॉन्जुगेशन होना चाहिए। इसके अलावा पाई इलेक्ट्रॉन की नंबर, नॉट अ पाई बॉन्ड, पाई इलेक्ट्रॉन की नंबर 4n+2 होना चाहिए, जहां n कोई इंटीजियर है, ये 0 1 2 3 हो सकता है, और अगर ये 0 है तो फिर 2 पाई इलेक्ट्रॉन यानी 1 पाई बॉन्ड, और अगर ये 1 है तो फिर हम लोग को यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन पर हम लोग एरोमेटिसिटी देखेंगे। सो ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करें, फिनॉल इज रिड्यूस टू बेंजीन बाय पासिंग वेपर ओवर हीटेड जिंक डस्ट। अभी बताया था कि फिनॉल की जिंक डस्ट से रिएक्शन करने पर बेंजीन बनता है। दोनों स्टेटमेंट सही हैं, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, इसलिए सही ऑप्शन फोर्थ होगा। प्योर मीथेन कैसे बनती है? सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन से। वुड्स रिएक्शन में आप बना सकते हैं एथेन या उसके सीनियर और उससे ज़्यादा बड़े डेरिवेटिव्स, लेकिन आप मेथेन वुड्स रिएक्शन से बना नहीं सकते, तो ये तो हो नहीं सकता। जो कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में बहुत सारी चीज़ें हमको मिलती हैं, उसमें हाइड्रोजन भी मिलती है, उसमें CO2 भी मिलती है, उसमें आपको एल्केन्स भी मिलते हैं। तो अब अगर मीथेन हमने, पहली बात तो कोल्बे इलेक्ट्रोलिटिक मेथड से मीथेन बना ही नहीं सकते, तो प्योरिटी वाली बात ही छोड़ दीजिए, एथेन या इससे ऊपर का बनाएंगे। रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन विद हाइड्रोजन, तो अगर मेथिल क्लोराइड है तो उसका रिडक्शन अगर हम करेंगे हाइड्रोजन से तो इससे बन सकता है, लेकिन प्योरेस्ट बनेगा सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन से। और सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन में ये सभी बच्चों ने रिएक्शन पढ़ी है, अगर हम सोडियम एसीटेट की रिएक्शन सोडा लाइम से कर दें, सोडा लाइम में सोडा होता है NaOH और लाइम होता है CaO, तो जब सोडा लाइम से रिएक्शन करेंगे तो आपका ये Na2CO3 यहाँ से रिलीज हो जाएगा, Na2CO3 रिलीज हो जाएगा, ये H छूट गया यहाँ पे,
और ये जो H है ये यहाँ पे जाके CH3 से अटैच हो जाएगा। इससे मुझे यहाँ पे CH4 यानी कि मीथेन गैस मिल जाएगी, वो भी प्योरेस्ट फॉर्म में, क्योंकि मीथेन गैस है ऊपर उड़ेगी, और यहाँ पे जो सोडियम कार्बोनेट है वो सॉलिड है, कंटेनर में नीचे बैठ जाएगा, CO भी सॉलिड है, कंटेनर में नीचे बैठ जाएगा। इसलिए यहाँ पर सर्वसहमति से थर्ड ऑप्शन ही करना सही रहेगा। विच इज मोस्ट इजिली डिहाइड्रोहेलोजनेटेड। देखिए, जब आपको रेट ऑफ डिहाइड्रोहेलोजनेशन देखनी होती है तो सबसे बेस्ट होता है आपका रेट ऑफ डिहाइड्रोहेलोजनेशन में जो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन है वो जितनी ज़्यादा होगी, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन फॉर्म, जिस एल्कीन में जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, जो बनने वाली एल्कीन है उसका डिहाइड्रोहेलोजनेशन उतना ज़्यादा होगा। तो अगर हम लोग इसका डिहाइड्रोहेलोजनेशन करेंगे तो यहाँ वाला H तो देखो रिजिड है क्योंकि वो sp2 हाइब्रिडाइज है, तो ये वाला HCl यहाँ से निकल जाएगा डिहाइड्रोहेलोजनेशन, जिससे यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये बेंजीन बन जाएगा जो काफ़ी स्टेबल होती है ड्यू टू रेजोनेंस। अच्छा, इसमें क्या है कि बहुत डिफिकल्ट होगा, दोनों तरफ sp2 हाइब्रिडाइज हैं। इसमें यहाँ पर भी डबल बॉन्ड अगर आता है तो ये एक क्यूमुलेटेड डाइन बन जाएगी, तो भी हमको बहुत समस्या होगी। इसलिए हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा फर्स्ट, जिसमें कि कॉन्जुगेशन क्रिएट हो रहा है और बेंजीन रिंग बन रही है, स्टेबिलिटी आ रही है काफ़ी ज़्यादा। नेक्स्ट आते हैं Na और NaNH2 रिएक्ट विद एथाइन टू फॉर्म सोडियम एसिटिलाइड। ये बिल्कुल सही बात है। ये देखिए, ये एथाइन है और अगर हम लोग इसकी रिएक्शन सोडियम से करते हैं तो सोडियम एज ए बेस यहाँ काम करता है और इस H को डिस्प्लेस कर देता है और सोडियम एसिटिलाइड बन जाता है। अगर यही रिएक्शन हम लोग NaNH2 से करें तो भी सेम रिएक्शन होगी, NaNH2 से भी यही सेम रिएक्शन होगी, सोडियम एसिटिलाइड बन जाएगा। अगर दोनों मोल हटाना है तो दोनों में हटा सकते हो और साथ में अमोनिया मिल जाएगा और यहाँ पर साथ में हाइड्रोजन मिलता था। तो ये रिएक्शन, ये जो स्टेटमेंट है ये सही है। ऑल एल्काइंस कलरलेस होते हैं, ये भी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सही है। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट, इसलिए सही ऑप्शन फोर्थ है। फोर्थ के साथ जाएंगे हम लोग। बॉन्ड लेंथ ऑफ एथेन, इथीन, एसिडलीन एंड बेंजीन, ये हमको कंपेयर करना। अब बॉन्ड लेंथ ऑफ एथेन, इथीन, एसिडलीन एंड बेंजीन, हमको इसमें बताया नहीं गया कि बॉन्ड लेंथ कार्बन कार्बन की है या कार्बन हाइड्रोजन की है, तो हम अपनी तरफ से जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कार्बन कार्बन को ही कंसीडर करेंगे। तो जब हम लोग बात करते हैं एथेन की, तो ये हम लोग ने यहाँ एथेन बनाया है। अब हम लोग एथेन में कार्बन कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेंगे। जब ऐसे हमको बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी होती है तो हम लोग बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं। तो यहाँ कार्बन कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर 1 है। अब इसके बाद हम लोग अगर चाहें बेंजीन को देखें तो बेंजीन का ये स्ट्रक्चर है। अब इसमें डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के बीच में रेजोनेंस रहता है, जिसकी वजह से बॉन्ड ऑर्डर 1.5 आता, तो थोड़ा सा बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया इसके अंदर। फिर हम लोग को यहाँ पर अगर हमको मिल जाता है इथीन, तो इथीन में ऑल टाइम हमारा डबल बॉन्ड बना रहता है, कोई रेजोनेंस नहीं रहता है, इसलिए यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 2 आता। और जब हमको मिलता है एथाइन, एथाइन है एसिटिलीन यानी एथाइन, तो इसमें हमारा बॉन्ड ऑर्डर 3 रहता ऑल टाइम, बॉन्ड ऑर्डर 3 है। तो जितना बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा बॉन्ड लेंथ उतनी घटेगी, तो ये यहाँ पे बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है। बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर होता। अब आप पहचान लीजिए कौन क्या है। तो देखो, हमको यहाँ पे एथेन फर्स्ट था तो ये फर्स्ट लिख लिया, उसके बाद बेंजीन फोर्थ था तो ये सर फोर्थ हो गया, और फिर हमारा बेंजीन के बाद इथीन सेकेंड था, ये सेकेंड हो गया,
और साथ में हमको मिल गया एसिटिलीन थर्ड, ये थर्ड हो गया। हमें कैसा दिखाना है? डिक्रीजिंग ऑर्डर ही दिखाना है। तो फर्स्ट से कम फोर्थ, फोर्थ से कम सेकंड, सेकंड से कम थर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे हम लोग मैच कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया है, क्वेश्चन नंबर 79। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 79 के बाद हम लोग आ रहे हैं 80 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 80 में क्या कह रहा है मुझसे? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड अंडरगो डिहाइड्रोक्लोरिनेशन मोस्ट इजिली? तो ये आप दो तरह से समझ सकते हो। एक तो स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन से समझ सकते हो, और एक समझ सकते हो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन से, जो एल्कीन बन रही है। तो जैसा अभी हमने इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन कराया था, और वो ये था कि रेट प्रोपोर्शनल होगा स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन फॉर्म्ड, जो एल्कीन बन रही है उसके प्रोपोर्शनल होगा। तो अगर आप देखें इस वाले में, तो इस वाले में जो एल्कीन आपकी बनने की संभावना है वो ये है, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड आएगा। अगर आप इसके में जाएंगे तो इसके में आपको एल्कीन ये बन जाएगी, ये मिल जाएगी। बना देता हूं CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये आपको एल्कीन मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन हम लोग ने बना लिया। ये हमारा ये वाला एग्जाम्पल, इसका हम लोग ने बना ही दिया। अब इसमें यहाँ पर इसको देखिए, इस वाले में सिंपली ये एल्कीन मिल जाएगी CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, क्योंकि होगा क्या ना, आप सब जानते हो, इधर से H चला जाएगा, इधर से Cl चला जाएगा। और इसमें तो कॉर्नर पे है, तो कोई सेटजेफ वाली बात भी नहीं है। इसमें हम लोग ने सेटजेफ लगा दिया था, सेटजेफ लगा दिया था, तो इधर CH2 2 H थे, इधर 3 H थे, तो 2 H वाले से मेजर बना दिया था। इसमें भी कोई सेटजेफ वाली वो नहीं थी, प्रॉब्लम नहीं थी यहाँ पे कोई ऐसा। और ये देखो सबसे ज़्यादा स्टेबल एल्कीन बनाएगा यहाँ पर, ये तो टर्शरी कार्बन है, तो टर्शरी कार्बन होने की वजह से CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2, ये हमको मिल जाएगा। 3 कार्बन, ये जो हमारे पास एल्किल हैलाइड था। तो अब इसमें स्टेबिलिटी अगर कंपेयर करोगे, तो स्टेबिलिटी कंपेयर करने पर आपको मिलेगा यहाँ पर CH3 होल थ्राइस। CH2 CH3 CH3, ठीक है। और यही चीज़ हमारी फर्स्ट में आ रही है, यही हमारी फर्स्ट में आ रही है। सो हमारा फर्स्ट और फोर्थ दोनों ऑप्शन मैच कर रहे हैं। अब इसके ऑप्शंस फर्स्ट और फोर्थ दो ऑप्शंस हो जाएंगे, क्योंकि दोनों सेम आ रहे हैं, इसलिए फर्स्ट और फोर्थ। फर्स्ट भी वही चीज़ है, फर्स्ट के पास भी कितने हमारे पास अल्फा एच आ गए हैं, 6 अल्फा एच आ गए, 6 अल्फा एच। और इस वाले के पास कितने अल्फा एच आ गए हैं, 6 अल्फा एच आ गए। इसके पास हमारे कितने अल्फा एच आ गए, इसके पास 3 अल्फा एच आ गए, और इसके पास भी हमारे 6 अल्फा एच आ गए, सब 6 अल्फा एच आ गए। अब ये हमारा तो या तो सिस होगा या ट्रांस होगा, और ये हमारा आइसो है, आइसोब्यूटीन, और ये भी हमारा आइसोब्यूटीन है। तो आइसो की स्टेबिलिटी हमारी सिस ट्रांस से ज़्यादा होती है।
तो आइसो की स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग फोर्थ और फर्स्ट दोनों कर सकते हैं, फोर्थ और फर्स्ट दोनों ही हमारे इसमें पॉसिबल हो जाएंगे। लेकिन बस स्टार्टिंग में हमको ये देखना होगा कि यहाँ पे रीअरेंजमेंट लगाएंगे तो 2 ऑप्शन करने ही पड़ेंगे, तो इसलिए फर्स्ट और फोर्थ 2 ऑप्शन करने पड़ेंगे, कोई चारा नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड फोर्थ 2 ऑप्शन सही हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, IUPAC नेम लिखना। तो IUPAC नेम लिखने में हम लोग आ जाएंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 4 और 5 पे 2 मिथाइल ग्रुप छूट रहे हैं हमारे, 4 पे और 5 पे 2 मिथाइल ग्रुप छूट रहे हैं, तो इसलिए हम लोग लिखेंगे 4,5 डाई मिथाइल। तो 4,5 डाई मिथाइल यहाँ है, 4,5 डाई मिथाइल यहाँ भी है, और फिर 4 पे ईन है और यहाँ 5 पे ईन दिखा दिया है, इसलिए सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, नन ऑफ दीज का मतलब नहीं है। और 8 कार्बन की चेन है तो ऑक्ट हो जाएगा, 4 ईन हो जाएगा, 3 4 5 डाई मिथाइल ऑक्ट 4 ईन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन सॉ-हॉर्स प्रोजेक्शन द मॉलिक्यूल इज व्यू अलोंग द मॉलिक्यूलर एक्सिस। बिल्कुल सही बात है, सॉ-हॉर्स में हम लोग ऐसे एक एक्सिस बना देते हैं, और जैसे कि ये हमारा एक्लिप्स फॉर्म है, इस एक्सिस के थ्रू हम लोग देख रहे हैं, तो ये वाला स्टेटमेंट सही है, हम लोग एक्सिस के थ्रू देखते हैं। और न्यूमैन प्रोजेक्शन में सी हेड ऑन, ये एक ऐसे हम लोग का पास जो फ्रंट कार्बन है वो हमें दिखाई देगा, और जो बैक कार्बन है वो हमें दिखाई नहीं देगा। तो यानी कि न्यूमैन पोजीशन द मॉलिक्यूल व्यूड एट द सी बॉन्ड हेड ऑन, यानी कि सी में जो फ्रंट हेड है यानी फ्रंट कार्बन है वो दिखाई देता है, ये भी सही एनसीईआरटी की लाइन है। तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, दैट मीन्स फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। स्टेबिलिटी फिर से देखनी है तो अल्फा एच से, वैसे तो हम लोग हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से देखते हैं, लेकिन अब अल्फा एच गिन के स्टेबिलिटी कंपेयर करेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबिलिटी को कंपेयर करेंगे। देखिए ये कार्बन है और इस कार्बन पे 3 H हैं, इस कार्बन पे 3 H हैं, 3 H हैं, 3 H हैं, ये अल्फा है, ये अल्फा है, अल्फा अल्फा 3 3 6 3 9 3 12, तो ये 12 अल्फा एच हैं इसके पास। वैसे भी मोस्ट सब्सटीट्यूटेड एल्कीन मोर स्टेबल होता, तो मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन मोर स्टेबल होता, तो इस वजह से यहाँ पर हमारे पास यही सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल तो 3 ऑप्शन में, तो मुझे आगे चलना पड़ेगा। इसमें देखो यहाँ पर ये अल्फा कार्बन है, 2 H है, और यहाँ पर 3 H है, तो इस तरीके से 5 अल्फा H इसके हैं, ठीक है। और काउंट कर लेते हैं, इस वाले को देखिए, यहाँ पर 3 और 3 6 और 2 8 अल्फा H है। वैसे भी ये आइसो है तो आइसो की स्टेबिलिटी मोर सब्सटीट्यूट के बाद की होती है। 8 अल्फा H है, 3 3 6 7 और 8 अल्फा H यहाँ पर हमको मिल रहे हैं। अब इसमें देखिए कितने मिल रहे हैं, इसमें तो हमको केवल 2 अल्फा H मिल रहा है, तो सबसे कम स्टेबिलिटी फोर्थ की हो जाएगी, फोर्थ से ज़्यादा हमारे पास सेकेंड की हो जाएगी, फोर्थ से ज़्यादा सेकेंड, और सेकेंड से ज़्यादा थर्ड, और थर्ड से ज़्यादा फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाएंगे, फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 83 में जाएंगे फर्स्ट ऑप्शन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का है। अब जो BH3 है उसकी जगह BD3 दे दिया गया, यानी कि ये मैकेनिज्म के थ्रू दे दिया गया। वैसे तो एनसीईआरटी में ये अल्कोहल में मैकेनिज्म दी गई है, तो भी समझ लीजिए। तो इसमें क्या होता है, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होता,
और जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो ब्रेक होने पर जिस कार्बन पे कम से कम H होते हैं वहां पर BH3 का H जुड़ जाता है, और अगर BD3 है तो D जुड़ जाएगा। और इस बाकी जो B होता है वो यहाँ पे जिस कार्बन पे H ज्यादा होते, इसके पास एक भी H नहीं है, 1 2 3 4 बॉन्ड बने, इसके पास एक H है, तो जिसके पास H कम होते हैं वहां B जुड़ता है, ये BD3 है हमारा, BD3। अब ये बॉन्ड टूट जाएगा और D जुड़ जाएगा जिस कार्बन पे H कम से कम है या नहीं है, और जो B है हमारा जुड़ जाएगा जिस पे मोर है या टर्मिनल पर। अब जो H2O2 आता है तो हम लोग इसको यहां से ब्रेक करते हैं और दोनों तरफ OH OH दे देते हैं, तो अब मुझे यहां पर B के साथ एक OH आ जाएगा, 2 D हो जाएंगे, ये फिर से एक बार रिएक्ट करेगा, या ये कह लेंगे तीनों एल्कीन एक साथ बोरोन पे जुड़ जाएंगी। हमने एक के लिए आपको दिखाया, यहाँ भी एक एल्कीन जोड़ी है, यहाँ भी एल्कीन जोड़ी है, तो जो हमारा जहां पर साइड चेन लगी हुई थी उस पर D लगेगा, यानी कि ये CH3 के साइड चेन पे OH लगा नहीं, OH लगा नहीं, D लगा हो सकता है यहाँ पर, तो OH बिल्कुल कॉर्नर पे दे दिया गया। तो यहाँ पर मिलजुल के सारे ऑप्शन देखने के बाद सेकेंड ऑप्शन तैयार हो रहा है, और यहाँ पर OH आ जाएगा जिसपे, और डबल बॉन्ड हमारा ब्रेक कर जाएगा, इसलिए इसमें सेकेंड ऑप्शन के साथ हम लोग जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमको एल्कोहलिक QH से डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करना, तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करते समय ये ब्रोमो अपने बगल वाले कार्बन से H लेगा। अब इस वाले कार्बन के पास तो H है ही नहीं, वैसे तो सेटजेफ रूल ये कहता है कि जिसके पास कम से कम H हो वहीं से एलिमिनेशन होना चाहिए, H को रिलीज कराना चाहिए, बट इसके पास H है ही नहीं तो कहाँ से निकालोगे, CH3 तो निकाल नहीं सकते हो, इसलिए ये HBr ऐसे यहाँ से ब्रेक करेगा, और जब HBr यहाँ से ब्रेक करेगा तो मुझे यहाँ पर मिल जाएगा फर्स्ट वाला ऑप्शन, सिंपली फर्स्ट वाला ऑप्शन मुझे मिल जाएगा। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट जाएंगे हम लोग ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 86 पे जाएंगे। जब अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी विद इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में देखिए कौन कौन मुझे दिए गए हैं। सबसे पहले मुझे दिया गया क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन ले लिया सर। फिर मुझे दिया गया 2,4 डाई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, यानी कि क्लोरोबेंजीन के सापेक्ष ये 1 है तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 4 है, 2,4 डाई नाइट्रो, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बेंजीन रिंग में घटाएंगे। और पैरानाइट्रो, 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 अब पैरानाइट्रो भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो भाई सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग NO2 में है, इसलिए ये जो NO2 है ये यहाँ पर पार्शियल प्लस क्रिएट कर देगा ऑर्थो और पैरा पे। अब ये समझिए कि ये भी आपका पार्शियल प्लस क्रिएट कर देगा, और यहाँ पे ऐसा कुछ होगा नहीं, तो क्लोरोबेंजीन की एक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, तो हमारा A सबसे ज्यादा होगा, तो A सबसे ज्यादा हो जाएगा, इसके बाद C हो जाएगा, इसके बाद B हो जाएगा, A से कम C, C से कम B, A से कम C, C से कम B। अब क्योंकि यहाँ पर वैसे तो देखो ये भी है, A का C से ज्यादा, C का B से ज्यादा, लेकिन ये इंक्रीजिंग है और मुझे डिक्रीजिंग मांगा गया, इसलिए मुझे फोर्थ ऑप्शन करना चाहिए। कई लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ना देख के जल्दबाजी में हो सकता है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर वाला पहले है और B से ज्यादा C और C से ज्यादा A कर दे और गलती हो जाए, तो यहाँ पर हम लोग को B का सबसे कम है
उससे ज़्यादा सी है, उससे ज़्यादा ए है, बट मुझे डिक्रीजिंग मांगा गया है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। व्हाट इज द इलेक्ट्रोफाइल when RCl with AlCl3 used in Friedel-Crafts reaction। तो Friedel-Crafts reaction में क्या होता, ये RCl है, ये AlCl3 के कांटेक्ट में आएगा, तो जब AlCl3 के कांटेक्ट में आएगा तो ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे मुझे मिल जाएगा R प्लस, और ये जो Cl का पार्शियल माइनस है ये जाके Al को गिवन कर दिया जाएगा और इससे मुझे मिल जाएगा AlCl4 माइनस। इस तरीके से जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा वो R प्लस होगा, इसलिए सही ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। साइक्लोहेप्टाट्राइनिल कैटायन, जिसको हम लोग ट्रोपोलियम कैटायन भी कहते हैं, वो कुछ इस तरीके का होता है। ये ट्रोपोलियम कैटायन है। तो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है और इस वजह से ये एरोमेटिक है, लेकिन ये बेंजीन लाइक 6 कार्बन लाइक नहीं है, 7 कार्बन है, इसलिए नॉन बेंजीनॉइड है। तो ये नॉन बेंजीनॉइड है और एरोमेटिक भी है, थर्ड ऑप्शन सही होगा। ये देखिए दिया हुआ है साइक्लोहेप्टाट्राइनिल कैटायन, एनसीईआरटी से लिया हमने। केमिकल नेम ऑफ इंसेक्टिसाइड गैमेक्सीन, गैमेक्सीन को BHC यानी बेंजीन हेक्साक्लोराइड भी कहते हैं, 666 या इसको लिंडेन भी कहते हैं। तो यहाँ पे बेंजीन हेक्साक्लोराइड सेकंड ऑप्शन में गिवन है। ऑन मिक्सिंग अ सर्टेन एल्केन विद क्लोरीन, ठीक है, एंड इरिडिएटिंग इट विद अल्ट्रावायलेट लाइट, इट फॉर्म्स ओनली वन मोनोक्लोरोएल्केन, यानी कि मोनोक्लोरिनेशन करना है। तो अगर मोनोक्लोरिनेशन, वैसे तो आप याद होगा आपको नियोपेंटेन से ही एक आता है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। नियोपेंटेन बच्चा ये है, ये नियोपेंटेन है आपका। अब इस नियोपेंटेन में देखिए दो तरह के कार्बन है, एक कार्बन तो 1 डिग्री है और एक कार्बन 4 डिग्री है। तो 4 डिग्री कार्बन पे तो H ही नहीं है, तो वहां से H रिलीज नहीं हो सकता। तो इस तरह से जब हम लोग इसकी क्लोरीन से रिएक्शन कराते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, तो एक H हटेगा और एक Cl आएगा। अब वो H यहां से हटाओ, यहां से हटाओ, यहां से हटाओ, यहां से हटाओ, एक ही बात है। और इस C के पास H है ही नहीं, इसलिए जो मेरा प्रोडक्ट होगा वो केवल एक ही तरह का प्रोडक्ट आएगा, ये प्रोडक्ट आएगा। अगर यहाँ भी Cl लगाया होता तो वही बात होती। तो एक ही तरह का प्रोडक्ट आ रहा है और वो यही मांग रहा है। अब जैसे आइसोपेंटेन की बात करो तो आइसोपेंटेन ये है 1 2 3 4 और यहाँ पर एक सेकेंड नंबर पे CH3 लगा, ये आइसोपेंटेन है। अब इस आइसोपेंटेन में जब क्लोरीन लाओगे तो क्लोरीन लाने पे देखो ये 1 डिग्री है विदाउट एनी ब्रांचिंग। अब ये भी 1 डिग्री है, इसके सेकेंड नंबर कार्बन पे ब्रांचिंग लगी हुई है, तो ये अलग अलग टाइप के हैं। अब ये 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री है, तो यहाँ पे भी Cl आ सकता है, यहाँ भी Cl आ सकता है, यहाँ भी Cl आ सकता है, यहाँ भी Cl आ सकता है। तो इसके 4 पॉसिबल मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट बनेंगे। ऐसे ही आप बाकी सबके, प्रोपेन में 1 डिग्री 2 डिग्री होता है तो 2 पॉसिबल बनेंगे, पेंटेन में भी इसी तरीके से आपके 2 पॉसिबल प्रोडक्ट बन पाएंगे। सो मेरा आंसर इसका सेकंड हो जाएगा। इस तरीके से उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे, पेपर आपको पसंद आया होगा, एनसीईआरटी बेस्ड था। बाकी अगर आपको कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू बच्चों, जय हिंद, जय भारत।